Hello, student. This is Om Prakash, the founder of Success Point Coaching Center, Nuao, Kaimur. In this video today, I will going to learn about class 12, chapter number 2nd. Bharat is my home. That is a speech given by Dr. Zakir Hussain as a president of India in 1967. तो आइए मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके आपको बताता हूं। मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आप अपनी भाषा में क्वेश्चन के आंसर कर पाएँ, हर क्वेश्चन के आंसर, और अगर अंदर से कोई लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो इस बारे में आप खुद बता पाएँ कि ये किस चैप्टर का है। इस वीडियो को सुनने से ये फ़ायदा होगा कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ के बता सकते हैं कि ये किस चैप्टर का है और कहाँ से लिया गया है, ये क्या है। तो आइए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, जो था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, तो वो एक एस्से था, और ये जो है भारत इज़ माई होम एक स्पीच है। सो ये एक विधा है प्रोज लिखने की। प्रोज में एक विधा होती है। आइए पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में, और इनकी मृत्यु प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए हुई थी। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि ये एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, as well as an eminent educationist, और ये महान प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के राष्ट्रपति हुए थे 1967 में। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी इनसे पहले इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी कि ये भारत इज़ माई होम जो आपका है, भारत मेरा घर है, एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण। उद्धरण का मतलब होता है कि किसी बड़े प्रसंग में से, किसी बड़े लेख में से या बड़े भाषण में से जब छोटा सा अंश लिया जाता है, टुकड़ा, उसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो भारत इज़ माई होम एक एक्सट्रैक्ट है, ये स्पीच से लिया गया है जो उन्होंने 1967 में आफ्टर टेकिंग द ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, जब वो शपथ ले रहे थे और प्रेसिडेंट के रूप में, तो उन्होंने भाषण दिया था, उसी से ये लिया गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली स्पीच थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो अब उनकी कुल जो संपूर्ण ताकत है, संपूर्ण सर्विस है, वो टोटलिटी इंडिया के कल्चर के लिए है, और इंडिया के संस्कृति के लिए उनकी टोटली सर्विस उन्होंने दी है। सो आइए एक एक करके हम एक एक पैराग्राफ को समझेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। चलते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। हमारा पहला पैराग्राफ बोल रहा है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, यानी ये कहते हैं कि मैं ज़रूर ये कबूल करता हूँ, ये मानता हूँ कि मुझे इस भूमि पर, यानी भारत की भूमि पर, अति उच्च पद पर, यानी इससे बड़ा पद तो कोई है नहीं, इस पद पर चुन करके लोगों ने मुझ पे जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं अचरज में हूँ, मैं बहुत अचंभव में हूँ। दूसरा पैराग्राफ देखिए। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिक्शन, एरुडिक्शन का मतलब होता है पांडित्य, याद कर लीजिएगा, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, यानी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासनकाल में जो बौद्धिक समृद्धि को उन्होंने बहुत बड़ा
हथियार बना के उपयोग किया और उन्होंने बढ़ाया। विद्वता उनके कार्यकाल में बढ़ी है और अनुभव ज्ञान को लेकर आए थे, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। इसका मतलब होता है कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ज्ञान और सत्य के खोज के एक साधक के रूप में काम किया। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual value। यानी कि उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा भारतीय दार्शनिक विचारों के प्रचार प्रसार करने तथा समझाने के लिए काम किया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। यानी कि उन्होंने मनुष्य को के मानवता के मौलिक स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। मनुष्य की जो मानवता होती है वो मौलिक स्तंभ है, यानी प्रारंभिक स्तंभ है, उन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा और वे खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के लिए, न्याय के साथ में अधिकार के साथ न्याय के लिए उनका अधिकार और उनका साथ देना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सो पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, थर्ड है ये, कह रहे हैं कि आई कैन ओनली अश्योर you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। यानी मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि मैं विनम्रता और कुल समर्पण की भावना से इस कार्यकाल में प्रवेश किया हूँ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है। आगे देखिए, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। ये संविधान एक हमें नया गणराज्य देता है, स्टेट विच फ्री सिटीजन हैव, और यहाँ के लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं, फ्री सिटीजन। कह रहे हैं कि ये औरों के बनाए गए नए गणराज्य का संविधान है जो उनके स्वतंत्र नागरिक को, यानी कि which is free citizen have for the first time in history, इतिहास में पहली बार उनके स्वतंत्र नागरिकों को ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। गिवन टू themselves, और उनके द्वारा ये दिया गया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। कह रहे हैं कि ये युवा भारत है, युवा राज है, लेकिन पुराने लोग हैं। हु through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements। ये कह रहे हैं कि प्राचीन लोग होते हुए भी, सदियों से होते हुए विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से अपने अपने अनोखे अंदाज में उन्होंने कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया है। एक्सट्रीम सर्विस टू दोज वैल्यू, यानी कि उन्होंने कड़ी मेहनत से, यहाँ पे हम थे, हैव स्ट्रीम टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पार्टिकुलर वे। यानी कि सदियों से होते हुए विभिन्न तत्वों को उन्होंने अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से, पेर्टिकुलर का मतलब होता है अनोखे अंदाज में, उन्होंने आई प्लेस्ड माई सेल्फ, मैं कह रहे हैं कि मैं खुद विनती करता हूँ, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, और इसको उन्होंने इस मूल्य को सजाने का, संवारने का प्रयास किया। फॉर थ्रू सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू मे बिकम इंडिक्वेट विथ द चेंज ऑफ सरकमटेंस। कह रहे हैं कि मैं खुद में विनती करता हूँ, यद्यपि मूल्यों की सेवा करने की, ये कह रहे हैं कि मैं खुद से विनती करता हूँ उन मूल्यों की सेवा करने की, यद्यपि भले ही किसी मूल्य के कुछ यथापूर्ण प्राप्तियाँ परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, पर मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है और नए और ताज़े प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। द वैल्यू रिमेन
इंटरनी वैलिड एंड प्रेसिस फॉर नेवर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। वही बात बोल रहे हैं कि जो मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है और नए और ताज़े प्राप्ति के लिए ये हमेशा कोशिश करता है, दबाव बनाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। इसका मतलब है अतीत ना ही मरा है ना ही गतिहीन हुआ है, यानी कि अतीत हमारा अब भी हम भूले नहीं हैं उसको, वो मरा नहीं है और ना ही उसकी गति रुकी है। इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक। ये क्या होता है, ये जीवित और गतिशील है। एंड इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे अतीत हैं, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। हमारा अतीत, जैसे इतिहास आदमी पढ़ता है, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि इतिहास के बल पे हमें जानकारी मिलती है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है, कैसे कैसे हमारा वर्तमान को निर्धारित करता है, वर्तमान में सजग रहने के को हमें सिखाता है हमारा इतिहास। यही बात ये कह रहे हैं कि हमारे वर्तमान की जो इतिहास है, हमारा अतीत है, ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायता करेगा या सहायक हुआ है। पैराग्राफ नंबर 4 देखिए। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कह रहे हैं कि इसकी लगातार नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी कि लगातार जो नया हो रहा है, वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की एक प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा का सरोकार है। यहाँ बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, ये शिक्षा का सरोकार है। जैसा कि मैं देखता हूँ, एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ। To minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumptions। कह रहे हैं कि इस नित्य नवीनीकरण का मैं अनुष्ठान करता हूँ that my choice is his high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। कह रहे हैं कि शायद मुझे माफ़ कर दिया जाए अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरी इस अवधारणा पर कि मेरा चुनाव जो है गलत नहीं है। मेरा चुनाव इस उच्च पद के लिए पूर्णतः नहीं तो कम से कम मुख्यतः शिक्षा के लिए लंबे समय से अपने लोगों के साथ जुड़े होने की वजह से किया गया है। ये क्योंकि ये एक टीचर थे, तो यही बात उन लोगों को भी आभार प्रकट करते हैं कि मैं शिक्षा से लंबे समय तक जुड़ा रहा, तो शायद ये पद इसके लिए मुझे आज दिया गया है या चुना गया है। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्कैपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, राष्ट्र की में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है, राष्ट्र में कोई भी काम करना है, जिस ऑब्जेक्टिव पे हम पढ़ाई करते हैं, उसके लिए शिक्षा प्रारंभिक हथियार है। शिक्षा होना बहुत बेहद ज़रूरी है और इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में भागीदार होती है। ठीक है, यानी अगर लोग शिक्षित होंगे तो राष्ट्र बहुत आगे जाएगा, इसलिए शिक्षा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो 5th नंबर पैराग्राफ है। I therefore pledged myself to the loyalty of our past culture from whosoever it may have come and by whosoever it may have been contributed। कह रहे हैं कि इसलिए मैं अपनी जमानत देता हूँ अपनी पिछली संस्कृति से वफादारी करने की, भले ही ये जहाँ कहीं से आई हो। कह रहे हैं कि मैं अपनी जमानत देता हूँ अपनी पिछली संस्कृति से वफादारी करने की,
यानी हमेशा मैं पिछली संस्कृति के प्रति वफादार रहूँगा, भले ही ये जहाँ कहीं से आई हो और इसे जिस किसी ने बनाया हो। फिर कह रहे हैं कि आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्री कल्चर। कह रहे हैं मैं अपनी जमानत देता हूँ कि मैं अपने देश की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करूँगा और सेवा करने की ये मैं शपथ लेता हूँ, जमानत करता हूँ। आई प्लेस्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। कह रहे हैं कि मैं अपनी वफादारी अपने देश के पास गिरवी रखता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कह रहे हैं कि ना ही भाषा और धर्म की परवाह किए बिना मैं अपनी जमानत देता हूँ। आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू वर्क फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। इसका मतलब होता है कि मैं अपनी वफादारी अपने देश के पास गिरवी रखता हूँ, भाषा और धर्म की परवाह किए बिना मैं अपनी जमानत देता हूँ भारत के सशक्तिकरण तथा प्रगति के लिए काम करने की और भारत के लोगों की भलाई के लिए बिना किसी नस्ल, पंथ, देखिए कास्ट मतलब होता है जाति या नस्ल, नस्ल कह रहे हैं, पंथ कह रहे हैं या कलर कह रहे हैं, रंग, बिना किसी रंग भेदभाव के मैं सारा ही हिंदुस्तान मेरा क्या है, द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, यानी पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग, इसके लोग, भारत के लोग हमारे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी टू हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। कह रहे हैं लोगों ने मुझे इस परिवार के मुखिया के तौर पर चुना है कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor to seek to make this home strong and beautiful। कह रहे हैं कि इसलिए चुना गया है कि मेरा अथक प्रयास होगा कि इस घर को मजबूती दी जाए और खूबसूरत बनाने की मैं हमेशा कोशिश करूँगा। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ। इसका मतलब होता है कि महान लोगों की एक मुलाकात, आशा, एक न्याय संगत, समृद्ध और सुखद जीवन बिताने के मनमोहक कार्य के बीच में लीन होने की मैं अथक कोशिश करूंगा और यही मेरा प्रयास होगा। पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंसली फास्ट पेस। कह रहे हैं कि परिवार बड़ा है, वास्तव में भारत बड़ा है और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, घटने का तो नाम नहीं है, आबादी बढ़ती ही जाएगी। परिवार बड़ा है और बढ़ता जा रहा है, बल्कि कह रहे हैं कि बल्कि असुविधाजनक तेज रफ्तार से हम में से हर किसी को सख्ती से भाग लेना पड़ेगा, है ना। वी हिज ऑन वे। कह रहे हैं कि हम अपना रास्ता स्वयं, हमें अपना रास्ता स्वयं चुनना पड़ेगा। फॉर सीयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डैमेजिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। ये कह रहे हैं, देखिए इंडेमिक इन आवर कंट्री तक कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, इसके नवजीवन को संवारने या निर्माण करने में प्रत्येक को अपने अंदाज में बड़े से बड़े काम के लिए हमेशा आगे बढ़ना है और यह आवश्यक है कि कोई भी क्या करेगा, द सिचुएशन डैमेज सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क। ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, ये पूरे भारत में इंडेमिक कहते हैं जो चीज़ बहुत पूरे क्षेत्र में फैल चुकी हो, उसको हम कह रहे हैं कि यह जो बेरोजगारी, एक तरह से इनकी बात हो रही है बेरोजगारी की समस्याओं पर, कि पूरा भारत की डिमांड है इस समय, द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क। जो स्थिति है वो हमसे काम करने की डिमांड कर रही है, काम करने की मांग कर रही है। वर्क एंड मोर वर्क,
काम काम और काम करने की ये बात करते हैं कि ये स्थिति बनी हुई है कि हमें इस समय हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, या फिर निराशा को हमारे देश में फैलने नहीं देना है। हालात हमसे मांग करता है कि काम काम और अधिक काम करें तथा हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन का मजबूत और नित्य निर्माण करें ना। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, कह रहे हैं शांति और अच्छे काम, शांति से और सिंसियरली काम होना चाहिए। सॉलिड एंड स्टडीज रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ और आवर पीपल, कह रहे हैं हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन को मजबूत आधार मिले और नित्य निर्माण करने के लिए हमें बेहद ज़रूरी है काम करना और अधिक काम करना। 7th नंबर पैराग्राफ है, दिस वर्क एज आई सी इट, कह रहे हैं जैसा कि मैं देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट, इट हैज़ टू एस्पेक्ट। देखो ये काम करने के दो तरीके बताते हैं, दो एस्पेक्ट बताते हैं। काम करने के एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, आप बोल दीजिए पहलू, या फिर आप बोलिए काम करने के दो नज़रिया होता है। वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। एक तो काम अपने खुद के लिए किया जाता है, ये कह रहे हैं एक तो अपने लिए काम करना है और एक अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करना है। वर्क फॉर द सोसाइटी के लिए, अराउंड, जो अपने आसपास में सोसाइटी है उसके लिए काम करना है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ये कह रहे हैं कि ये दोनों काम आपस में लाभदायक स्वरूप हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render that development possible। कह रहे हैं कि जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, यानी कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में खुद को संवारना तथा नैतिक विकास की चाह में आत्मारोपित यानी अपने ही बनाए हुए अनुशासन का हमें साथ देना है। वह जो अकेले उस विकास को संभव बनाने में साथ देता है। फिर इट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका जो अंतिम लक्ष्य होगा ये हमारा होगा नैतिक विकास, यानी फ्री मोरल पर्सनालिटी। हमारी जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनेगा वो नैतिक बनाने में हम इसकी मदद करें। वी कैन नेगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरोल, ये कह रहे हैं कि हम इस अंतिम परिणाम को अपनी जिम्मेवारी पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। नज़रअंदाज करना, पेरिल का मतलब होता है हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम इस अंतिम परिणाम को अपनी जिम्मेवारी पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये अंतिम परिणाम जब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता तब तक समाज को समीप या नज़दीक नहीं लाया जा सकता। ठीक है, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड exerting itself to bring about the approximation of the society to which it's privileged to serve to a better। कह रहे हैं कि जब तक समाज को समीप या नज़दीक लाने के लिए खुद में खोजने और अभ्यास करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जो एक अच्छा न्याय संगत एक जीवन के सुंदर आचरण को परोसने से गौरवान्वित होता है। Approximation of society in which it's privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life, यानी जो एक अच्छा एक न्याय संगत एक जीवन के सुंदर आचरण को परोसने से गौरवान्वित हो। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। ये कह रहे हैं कि जब तक सामूहिक सामाजिक विद्यमानता के उन्नति के अनुरूपता के बगैर, यानी हमें सामूहिक रूप से काम करना है, सामाजिक रूप से काम करना है और समाज में विद्यमान जो भी उन्नति हैं उनके ऊपर काम करना है। अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक नहीं पहुंच सकता।
यानी एक व्यक्ति का ये काम नहीं है, जब तक पूरा समाज हमें पूरा समाज को साथ में लेके हमें चलना है और समाज के हित में काम करना है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टली engaged in these two aspect of work, individual and social। यानी कह रहे हैं कि लेटस का मतलब होता है चलो, है ना। लेटस रिजॉल्व यानी चलो, आज से हम लोग शपथ करते हैं, आज से हम लोग एक प्रेरणा करते हैं, चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं इस काम के दो पहलुओं को, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक काम, इसको हल करने के लिए। ठीक है ना। हर कोई काम करता है, दो एस्पेक्ट होते ही हैं उनके, एक तो व्यक्तिगत होता है और एक सामाजिक होता है। कोई भी आदमी वर्क करता है तो एक अपने लिए करता है और उसमें समाज का भी हित होता है, जैसा आप देखते हैं। यही बात डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। सो 8 नंबर पैराग्राफ देखिए। दिस ड्यूअल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ। कह रहे हैं ना कि ये हमें जीवन देगा। ये अगर हमारा प्रयास होगा, ड्यूअल इफोर्ट वाला प्रयास होगा, तो ये हमें जीवन देगा। ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। फ्लेवर कहते हैं मतलब कि एक फ्लेवर होता है, अलग अलग फ्लेवर के आप लोग खुद खाए होंगे, तो चॉइस होती है, पसंद होती है, अलग अलग फ्लेवर का एक भारत तैयार होगा, हमारा राज्य एक स्पेशल फ्लेवर का राज्य तैयार होगा अगर हम दो एस्पेक्ट पे काम करेंगे। ड्यूअल सिम का मतलब, ड्यूअल एफोर्ट का मतलब होता है, जैसे आप ड्यूअल सिम देखते होगे ना, दोहरा सिम लगता है, दो सिम साथ में काम करती है। इसी तरह से हमें अपने लिए भी काम करना है और समाज के लिए भी काम करना है। तो ये बोल रहे हैं कि ये अगर हमारा एफर्ट रहेगा, ये हमारा अगर प्रयास रहेगा, तो हमारा स्टेट यानी हमारा ये पूरा भारत, राज्य, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, एक राज्य की बात नहीं हो रही है, ये पूरे भारत की बात हो रही है। कह रहे हैं पूरा भारत एक स्पेशल फ्लेवर का राज्य बन जाएगा। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। कह रहे हैं कि ये विशेष एक खुशबू आएगी, विशेष स्वाद, सुगंध भर देगी। ये देश हमारे लिए सिर्फ शक्ति या ढांचा नहीं होगा बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। ये देश की विरासत और मनोदशा का एक हिस्सा है, यानी हमारे मुक्ति। देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं देश की ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ढांचा है। ठीक है ना। जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर यानी शक्ति और ढांचा नहीं है, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन भी होता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक देश हमारे लिए सिर्फ शक्ति या ढांचा नहीं होगा बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement। यानी कि जो हमारे देश की विरासत, हमारे मुक्ति आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी की ओर से, इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी that power should be used only for moral purpose। कह रहे हैं कि यानी वही बात ये बोल रहे हैं कि ये देश की विरासत और मनोदशा का एक हिस्सा है। हमारे मुक्ति आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी की ओर से इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि शांति की दृढ़ता यही है, अर्थात शांति को बल यहाँ से मिलेगी। The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for। यानी कि शांति की दृढ़ता यहीं से मिलती है, अर्थात शांति को बल यहाँ से मिलेगा कि हम अपने आप में क्या करने का निश्चय करेंगे। यानी हमें बैठना नहीं है, कुछ न कुछ काम करना है और दो एस्पेक्ट से काम करना है। ये खास बात इन्होंने बताई है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस लेख में। 9th नंबर चैप्टर है। अगर आपको समरी लिखने के लिए आए तो ये कीवर्ड आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। कह रहे हैं मुझे अपने लोगों पे पूरा विश्वास है दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूअल टास्क। कि ये जो दोहरा काम है,
मुझे अपने लोगों पर विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे और काम करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इन्हेंटिंग एंटरप्राइज, यानी कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस करामाती उद्यम, यानी कि करामाती का मतलब जो जोखिम भरा काम है, उसमें हिस्सा ले रहा हूँ और मैं अपने हिस्से का योगदान इसमें दूंगा। ये मेरा सौभाग्य है। सो ये चैप्टर हो गया। आप इसकी समरी आप खुद लिखिए, या नहीं होता है तो कमेंट करिए, मैं समरी भी बना के आपको दूंगा। थैंक यू।